हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें देखना है दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पहले क्वेश्चन के लिए हमें एक थ्योरम लगेगा, तो उसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। वो फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, जो है डी मॉइड्स थ्योरम। तो लिखिए डी मॉइड्स थ्योरम। ये होता है कि अगर आपको z दिया हुआ है r cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में, तो आप z टू द पावर n को लिख सकते हैं r टू द पावर n cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। मतलब जैसे ही आप z के पावर में n डालेंगे तो यहाँ पे r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का भी पावर क्या हो जाएगा n, तो इसका भी पावर n, इसका भी पावर n। तो ये cos और साइन के पावर में जो n होता है, इसको आप यहाँ पे थीटा के साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये जो फॉर्मूला है वो याद रखना है। क्या है ये? डी मॉइड्स थ्योरम। याद रहेगा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब इसके ऊपर से हम सॉल्व करेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है prove that prove that the set of all nth root of unity forms a finite abelian group under मल्टीप्लीकेशन। अब क्या कह रहा है? आपको प्रूव करना है कि जब आप सेट बनाते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी का, तो वो फॉर्म करता है एक फाइनाइट अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए हम उस सेट को नाम देते हैं G। तो आप सोल्यूशन में लिखेंगे लेट G बी द सेट ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी nth रूट जितने भी होते होंगे आपके यूनिटी के, उसका सेट हमने ले लिया है G। ले लिया। nth रूट का मतलब क्या होता है कि आप 1 का पावर 1 अपॉन n लगा रहे। जैसे मैं बोलता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो आप क्या लेते हैं? 1 का पावर 1/2। क्यूब रूट ऑफ 1 तो आएगा 1 का पावर 1/3। तो जैसे nth रूट की बात कर रहा हूं तो ये क्या आएगा? 1 का पावर 1/n आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं आता है? तो बताइए, 1 को ही मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 1 प्लस आई इंटू 0, है ना? आयोटा के साथ मैंने 0 लिख दिया है। मुझे पता है ना, मैं कोई भी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूं। बस मुझे क्या कर देना है? 0 आई लिख देना है, यानी आयोटा का एलिमेंट क्या लिख देना है? 0, यानी इमेजिनरी पार्ट को ले लेना है 0। लिख सकता हूं ऐसा मैं। और देखिए 1 को ही मैं लिख सकता हूं cos 0 प्लस आई, 0 को मैं लिख सकता हूं साइन 0 टू द पावर 1 अपॉन n। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। पर आप एक चीज मुझे बताइए कि सिर्फ क्या cos 0 में वैल्यू 1 आती है और साइन 0 में वैल्यू 0 आती है क्या? नहीं। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने जब ये टेबल याद किया था तो हमने लिखा था कि x एक्सिस लेते हैं हम cos की, y एक्सिस लेते हैं हम साइन की। साइन हो चाहे cos हो, उनकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती? 1। तो यहाँ पे वैल्यू 1 होंगी, यहाँ पे साइन 1 होगा, cos -1 होगा, साइन -1 होगा। तो देखिए ये x एक्सिस है, तो जब मैं 0 पे हूं तो cos 0 कितना आ रहा है? 1। साइन 0 कितना आ रहा है? 0। लेकिन अगर मैं एक पूरा राउंड घूम के आ जाऊं, मैंने पूरा एक राउंड घूम के आ गया,
पूरा एक राउंड घूम के आने के बाद फिर से मुझे क्या दिख रहा है, मैं सेम पोजीशन पे पहुंच रहा हूँ। एक पूरा राउंड घूमने में कितना एंगल कवर करते हैं आप, 360 डिग्री यानी 2 पाई कवर करते हैं। तो पूरा 2 पाई घूम के आने के बाद मुझे क्या दिख रहा है, अभी भी cos 2 पाई पे भी वैल्यू क्या है 1, sin 2 पाई पे भी वैल्यू क्या है 0। आ रहा है ऐसा। फिर देखिए मैं एक और राउंड घूम के आया तो 2 पाई के पास अब मैं कितने पे आ गया, 4 पाई पे आ गया। 4 पाई डिस्टेंस कवर करने के बाद फिर से जब मैं cos की वैल्यू देख रहा हूं 4 पाई पे कितनी आ रही है 1, sin की वैल्यू 4 पाई पे 0, तो 6 पे भी कितनी आएंगी 1 0। फिर उसके बाद cos 8 पाई पे भी कितनी आएंगी 1, sin 8 पाई कितना आएगा 0। तो आप देख रहे हैं हर 2 पाई के फैक्टर पे ये वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या कि cos ऑफ 2 k पाई प्लस आई साइन ऑफ 2 k पाई की वैल्यू आती है 1/l आती है। लिख सकते हैं ऐसा। देखो अगर मैं k के जगह रख दूं यहाँ पे 0, तो यहाँ पे जैसे ही मैं 0 लिख दूंगा तो क्या आएंगी वैल्यू 2 इंटू 0 प्लस पाई आएगी। समझ रहा है ना। तो जैसे आप इसको 0 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, cos 0 होता है 1, sin 0 होता है पाई। फिर उसके बाद आप k के जगह डालेंगे वैल्यू 1 तो आ जाएगा cos ऑफ 2 पाई साइन ऑफ 2 पाई। फिर आप k के जगह वैल्यू डालेंगे 2 तो 2 2 जार cos 4 पाई साइन 4 पाई। तो ये जो वैल्यू है k के टर्म्स में, ये हर एक वैल्यू का आपके सेटिस्फाई करते जाएंगे। समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने 2k पाई ऐसा वैल्यू क्यों लिखा कि ये सिर्फ और सिर्फ 0 पे सेटिस्फाई करेगा क्या, नहीं, एक रोटेशन आने के बाद 2 पाई पे भी करेगा, दूसरे रोटेशन के पास 4 पाई पे भी करेगा, तीसरे रोटेशन 6 पाई 8 पाई 10 पाई, सब में वैल्यू क्या आने वाली है, cos की वैल्यू 1 sin की वैल्यू 0। तो मैं सिर्फ एक वैल्यू लूंगा क्या, नहीं, मुझे हर एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको इस फॉर्म में मेंशन कर दिया पक्के में। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। क्यों ले रहा है ऐसा समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 0 और 0 पे ही वैल्यू आया, ऐसा जरूरी है क्या, नहीं। 2 पाई पे भी सेम वैल्यू आ रही है, 4 पाई पे भी सेम वैल्यू आ रही है, 6 पाई पे भी, 8 पाई पे भी, 10 पाई पे भी। तो यहाँ पे मैं 1 के जगह हमेशा cos 0 ही लिखूं, जरूरी है क्या, नहीं, मैं cos ऑफ 2 के पाई लिख सकता हूँ। और यहाँ पे 0 के जगह मैं sin 0 ही लिखूं, जरूरी है क्या, नहीं, मैं sin ऑफ 2 के पाई भी लिख सकता हूँ। समझा आपको। जहां पे k की वैल्यू कौन से टर्म्स में रहेंगी, 0 1 2 3 इस फॉर्म में रहेगी। समझ में आया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे डी मोविट्ज थ्योरम। हमने क्या पढ़ा था, जो भी cos और sin आयोटा वाली वैल्यू है उसके पावर में रहता है वो अंदर थीटा के साथ जाके हो जाता है मल्टीप्लाई। तो मैं इसी को लिख सकता हूं क्या, cos ऑफ 2k पाई बाय n, क्योंकि पावर 1/n है, 1/n मल्टीप्लाई होगा तो डिवीजन में जाएगा, प्लस आई टाइम साइन ऑफ 2k पाई बाय n आएगा। कोई दिक्कत नहीं। कौन सा थ्योरम लगाया हमने, ये डी मोविट्ज थ्योरम, कि अगर आपका z की वैल्यू है r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो z टू द पावर n रहेगा r टू द पावर n कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n। तो ये जो पावर n वाली वैल्यू रहती है ये अंदर जाती है थीटा के पास, तो आएगा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा आएगा। समझा पक्के में। तो ये कौन सा है, डी मोविट्ज थ्योरम। रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। जहां पे k की वैल्यू क्या क्या रह सकती है, 0 रह सकती है। k के जगह जैसे ही मैं 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा। k की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, अप टू n-1 हो सकती है। तो हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे k के जगह डाल दूंगा n, याद रखिएगा आगे भी वैल्यू n+1 ये सब भी आ सकती थी, लेकिन हमको डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए, क्योंकि कितनी वैल्यू अलग अलग आ सकती है। तो यहाँ पे जैसे मैं k के जगह n डालूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू आएंगी, cos ऑफ 2 k के जगह क्या आ जाएगा, n पाई डिवाइड बाय n हो जाएगा कैंसिल, प्लस i साइन ऑफ 2n पाई डिवाइड बाय n क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, तो बचा cos ऑफ 2 पाई प्लस i साइन 2 पाई आएगा, cos 2 पाई प्लस i साइन
टू पाई। क्या आएंगी वैल्यू? कॉस पाई, कॉस टू पाई होता है 1 प्लस आई साइन टू पाई होता है 0, तो आ गया 1। और 1 ही हमारी वाली वैल्यू जो हमारी पहले आई थी, कॉस 0 प्लस आई साइन 0 की वैल्यू आ रही है। यानी जो k इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू मिल रही है, सेम हमें k इक्वल टू n के लिए भी मिलेगी। समझा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और आगे भी आप जितनी वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे, k के जगह अगर आप n+1 डालेंगे तो आपको कौन सी वैल्यू इक्वल मिलेंगी? जो k की वैल्यू 1 के लिए आती थी। n+2 डालेंगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेंगी जो k इक्वल टू 2 के लिए आती थी। याद रहेगा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आप चाहो तो रख के भी देख लो। अगर आप k के जगह डालते हो n+1 तो ऐसे आपको क्या मिलेगा? cos ऑफ 2। k के जगह क्या आ गया? n+1 पाई डिवाइड बाय n प्लस आई साइन। k के जगह आ गया n+1 पाई डिवाइड बाय n। आपको ये सब जो मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ पेपर में नहीं लिखना है, क्योंकि पेपर में ये सब चीजें लिखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा आंसर। चलिए बताइए, मैं इसे सेपरेट कर सकता हूँ क्या? इसको ऐसा लिख सकता हूँ, cos ऑफ 2n पाई जैसा था वैसा प्लस 2 इंटू पाई 2 पाई डिवाइड बाय n आएगा प्लस आई साइन, ये अंदर जाएगा तो 2n पाई प्लस 1 इंटू 2 पाई डिवाइड बाय n। तो यहाँ पे n कैंसिल जाएगा, cos ऑफ 2 पाई प्लस 2 पाई बाय n प्लस आई इंटू साइन n कैंसिल आएगा 2 पाई प्लस 2 पाई डिवाइड बाय n। अब देखिए आप क्या बोल रहे हो कि कॉस में, पहले तो आपको याद होगा कॉस में और साइन में अगर 2 पाई आया 2 पाई तो कॉस के जगह कॉस आता है, साइन के जगह साइन आता है। याद है आला? अगर π/2 आए 3π/2 आए तो कॉस के जगह साइन, साइन के जगह कॉस। ये जब कैलकुलस पढ़ रहे थे मैंने आपको अच्छे से समझाया था। फिर उसके बाद देखिए कॉस साइन 2 पाई यहाँ पे होता है याली एक्सिस पे। 2 पाई पे जब मैं कोई भी वैल्यू ऐड करूंगा 2 पाई प्लस थीटा करूंगा। जब भी ऐड करते तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाते, सब्ट्रैक्ट करते तो क्लॉकवाइज जाते। तो क्योंकि मैं 2 पाई पे ऐड कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा। कौन से क्वाड्रेंट में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे कॉस हो चाहे साइन हो, दोनों कैसे होते हैं? पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा? cos 2 पाई बाय n प्लस आई साइन 2 पाई बाय n आएगा। और सेम चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे k के जगह 1 रखूं तो क्या आंसर मिलेगा मुझे? cos ऑफ 2, k के जगह 1 आ गया था, आएगा 2 पाई बाय n प्लस आई साइन, k के जगह 1 रखूंगा तो 2 पाई बाय n आएगा। तो देख रहे हैं आप k इक्वल टू 1 के लिए और k इक्वल टू n+1 के लिए, दोनों के लिए वैल्यू आती है सेम। तो याद रखिएगा, आपको डिस्टिंक्ट वैल्यू लिखते हैं हम जब भी सेट लिखते हैं। सेट के अंदर कैसी वैल्यू लिखना पड़ता है? हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू लिखना पड़ता है। जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसको हम बार बार लिखते हैं क्या? नहीं। तो क्योंकि n के लिए n+1 के लिए वैल्यू सेम आएंगी करके मैंने यहाँ पे k की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक लिया, क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेंगी। उसके बाद जैसे ही आप n में जाएंगे तो उसकी वैल्यू इक्वल आएंगी 0 से, n+1 की वैल्यू इक्वल आएंगी 1 से, n+2 की वैल्यू इक्वल आएंगी 2 से, एंड सो ऑन चलते जाएगा। समझ में आया? तो इसको कैसे लिखे समझ में आया आपको? पक्के में समझा? चलिए अब हम यहाँ पे हर एक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो व्हेन k इक्वल्स टू 0, तो व्हेन k की वैल्यू रहेंगी 0, तो बताइए आपको क्या आंसर मिलेगा? यहाँ पे जैसे ही मैं k की जगह वैल्यू लूंगा 0 तो मुझे यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेंगी? cos ऑफ ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस आई साइन ऑफ ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 0। cos 0 होता है 1 प्लस आई इंटू साइन 0 होता है 0, 0 इंटू आई 0, 1 प्लस 0 हो जाएगा 1। मिला ऐसा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। व्हेन मैं k के जगह वैल्यू रखता हूं 1, k के जगह 1 रखो तो आपको क्या मिलेगा? cos ऑफ 2 इंटू 1 2 पाई बाय n प्लस आई साइन, k के जगह 1 रखेंगे तो आएगा 2 पाई बाय n। इसे मैं डिनोट कर देता हूं r से। कर दिए? किसी को कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट वैल्यू, व्हेन k की वैल्यू मैं ले लूंगा 2 तो यहाँ पे k के जगह आ जाएगा 2, तो क्या मिलेगा मुझे?
कॉस ऑफ 2 इंटू 2 पाई बाय एन प्लस आई साइन ऑफ 2 इंटू 2 पाई बाय एन आएगा। के जगह दोनों जगह पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया 2, तो आएगा 2 इंटू 2 पाई बाय एन 2 इंटू 2 पाई बाय एन। फिर से अगर मैं डी मोविट्ज थ्योरम लगाऊं तो मुझे पता है कि ये जो अंदर थीटा के साथ कॉमन वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में मैं इसे पावर में लिख सकता हूं, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या कॉस ऑफ 2 पाई बाय एन प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ 2 पाई बाय एन का पावर 2 और cos 2 पाई बाय एन प्लस आई साइन 2 पाई बाय एन मैंने इसको काय से डिनोट किया हूं r से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा r का स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। इसी तरीके से अगर मैं k इक्वल्स टू 3 के लिए निकालू तो मेरा आंसर क्या बनेगा cos ऑफ, देखो जब मैं k के जगह 3 डालूंगा तो 2 पाई बाय एन काय से मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो आएगा 3 इंटू 2 पाई बाय एन प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ 3 इंटू 2 पाई बाय एन। फिर से डी मोविट्ज थ्योरम, जो एंगल के साथ 3 दोनों में उसको मैं पावर में लिख सकता हूं, तो आएगा कॉस ऑफ 2 पाई बाय एन प्लस आई साइन ऑफ 2 पाई बाय एन का पावर आ जाएगा 3, तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वल टू आर का क्यूब आएगा। इसी तरीके से मैं इसे कंटिन्यू करते जाऊंगा, कब तक आखिरी वैल्यू तक। तो व्हेन k के जगह आ जाएगा n माइनस 1, तो cos की वैल्यू क्या आ जाएंगी k के जगह आ गया n माइनस 1 इंटू 2 पाई बाय n प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ k के जगह आ गया n माइनस 1 इंटू 2 पाई बाय n आएगा। ये पावर में चला जाएगा तो आएगा cos ऑफ 2 पाई बाय n प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ 2 पाई बाय n का पावर n माइनस 1, तो इसका आंसर आ गया r टू द पावर n माइनस 1 आ गया। तो आपने पूरे एलिमेंट ऑफ g निकाल लिए क्या, आपने कहा था g सेट है आपका काय का सेट ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी। तो बताइए देयरफॉर g की वैल्यू क्या है। पहला जब मैंने nth रूट ऑफ यूनिटी निकालूंगा, nth रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहा था मैं, nth रूट ऑफ यूनिटी क्या आ रहा था cos 2k पाई बाय n प्लस आई साइन 2k पाई बाय n, जहां पे k की वैल्यू यहां से यहां तक आ रही थी। तो मेरा जो पहला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था वो जब आपने k के जगह 0 रखा था, क्या ये एलिमेंट 1 आया। फिर सेकंड मिला जब आपने k के जगह 1 रखा, k के जगह 1 रखा तो क्या आंसर आया r आया। फिर मैंने k के जगह वैल्यू रखा 2 तो मिला r का स्क्वायर, k के जगह 3 तो r का क्यूब और k के जगह n माइनस 1 तो यहाँ पे मिला r का पावर n माइनस 1 मिला। वेयर r की वैल्यू क्या है आपकी, r आपका इक्वल आ रहा है cos ऑफ 2 पाई बाय n प्लस आई टाइम साइन ऑफ 2 पाई बाय n। तो ये क्या हो गया मेरा सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया। अब मुझे दिखाना है कि ये जो सेट G है ये क्या है, ये है एक फाइनाइट अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। पहले तो यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है क्योंकि आगे जितने भी आप n के जगह n ले रहे हैं यहाँ पे, फिर n+1 ले रहे हैं, n+2 ले रहे हैं, n+3 ले रहे हैं, इनके लिए जो वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पे वापस से रिपीट हो जा रही। तो ये ग्रुप कैसा हो गया हमारे लिए फाइनाइट हो गया क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे मुझे मिलेंगे। अब मुझे दिखाना है ये अबिलियन ग्रुप आएगा अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो अबिलियन ग्रुप दिखाने के लिए कितनी प्रॉपर्टीज प्रूव करना पड़ेगा 5। पहली प्रॉपर्टी रहेंगी आपके लिए आपकी क्लोजर, कि अगर आप 2 एलिमेंट लेते हैं इस ग्रुप G के अंडर से तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी G के अंडर ही आना चाहिए। तो चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो हम यहाँ पे देखो आपको सबके सब है ना r के पावर में दिख रहा है, जैसे मैं 1 को भी लिख सकता हूँ r का पावर 0 इक्वल टू 1, फिर है r का पावर 1, फिर है r का पावर 2, फिर है r का पावर 3, तो सब r के पावर में दिख रहे हैं
है ना। तो जी के अंदर के एलिमेंट कौन से टर्म्स में, आर के पावर में। तो मैं लिखूंगा लेट आर का पावर आई और आर का पावर जे, ये दो एलिमेंट आ जाए जी के अंदर, आ जाए। तो बताओ आर का पावर सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, 0, और आर का सबसे बड़ा पावर क्या है, n-1। तो मुझे पता है कि चाहे मैं आई की बात करूं चाहे जे की बात करूं, ये दोनों का सबसे छोटा पावर क्या क्या हो सकता है, 0, और इनका सबसे बड़ा पावर क्या हो सकता है, n-1 हो सकता है, हो सकता है। तो मैं इसे चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ लेस देन n, क्योंकि लेस देन n ही क्या होगा, n-1, या तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल टू n-1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझ में आया। तो चलिए अब हम लेंगे इनका मल्टीप्लीकेशन। तो देयरफॉर आर आई डॉट आर जे की वैल्यू क्या आएंगी, दो वैल्यू हो रही है मल्टीप्लाई, दोनों का पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो इसका आंसर आएगा आई टू द पावर आई प्लस जे, आएगा ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, क्या रहता है ए टू द पावर एम प्लस एन। तो इसका आंसर आया आर टू द पावर आई प्लस जे। अगर r टू द पावर i प्लस जे की वैल्यू इसके अंडर आती है तो क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेंगी। पर यार i और j की वैल्यू 0 और n-1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, हो सकती है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं या तो ऐसा लिख रहे थे, लिख रहे थे। अब आपकी वैल्यू 0 से n-1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, हो सकती है। तो यहाँ पे 3 सिनेरियो आ सकते हैं, क्या क्या आ सकते हैं, केस 1 इफ i प्लस जे इज लेस देन n, आ सकता है ऐसा कि i प्लस जे की वैल्यू n से कम हो सकती है, हो सकती है। अगर i प्लस जे की वैल्यू n से कम होंगी उस केस में बताइए क्या आएंगी वैल्यू, यहाँ पे i प्लस जे अगर n से कम है तो जो भी पावर की वैल्यू n से कम होंगी वो नेचुरल सी बात है इसके अंडर बिलोंग करेगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर r ऑफ i प्लस जे विल बिलोंग्स टू g, करेगा। इसको आसानी से समझने के लिए मैं ना ऐसा n के टर्म्स में लेके जाने के बजाय ना आपको सादा इस टर्म्स में बताता हूँ। r का पावर 0 है, r का पावर 1, r का पावर 2, r का क्यूब। सपोज कि यहाँ पे सिर्फ 4 एलिमेंट है, अगर मैं बोल रहा हूं मैं g के अंदर से 2 एलिमेंट ले सकता हूं, तो मैंने सपोज r का पावर 0 और r का पावर 1 लिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, r का पावर 0 प्लस 1, तो आएगा r का पावर 1। तो जब भी आप ऐसे नंबर लेंगे कि जिनका एडिशन n से छोटा है, यानी जो हमारी सबसे बड़ी वाली वैल्यू है उससे छोटा वाली वैल्यू है ना, 4 से छोटी, यानी यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो अगर आपका एडिशन इनसे छोटा आ रहा है तो सीधी सी बात है इसके अंडर ही आएगा, आएगा। अगर मैं r का पावर 1 इंटू आर का पावर 2 ले रहा हूँ, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3। तो देखिए वाली वैल्यू आ रही है, तो ये बिलोंग करेगा हमारा g को। तो आप i और j के कुछ ऐसी वैल्यू ले सकते हैं कि जो हमारी अपर लिमिट है उसके अंदर ही वैल्यू है, ले सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ये एडिशन वाली वैल्यू पक्के में कहाँ पे आएगा, g के अंडर आएगा, आएगा। केस 2 इफ i प्लस जे इक्वल आ जाए n से, ऐसा भी हो सकता है ना कि i प्लस जे की वैल्यू काय से इक्वल आ जाए, n से इक्वल आ जाए। अगर n से इक्वल आ जाएंगी, हमारे सेट में कहां तक वैल्यू है, r क्यूब तक है, लेकिन अगर यहाँ पे i प्लस जे की वैल्यू r का पावर 4 आ गई तो हमारे ग्रुप के बाहर जा रहा है, तो मुझे अब r के पावर 4 को चेक करना पड़ेगा। अगर i प्लस जे की वैल्यू आ रही है इक्वल टू n, तो बताइए फिर हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे r का पावर n बनेगा। r के पावर n की वैल्यू क्या आएंगी बताओ, r की वैल्यू क्या है, cos 2 पाई बाय n प्लस i साइन 2 पाई बाय n है। r ये है हमारा, इसका पावर n लगाना है, तो क्या आएगा cos 2 पाई बाय n प्लस i साइन 2 पाई बाय n का पावर n आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, पावर n लगा रहे हैं।
तो आप फिर से डी मोविट्ज थ्योरम लगा सकते हैं। ये n जाके थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा कॉस ऑफ 2π/n मल्टीप्लाई हो गया n से प्लस i साइन ऑफ 2π/n मल्टीप्लाई हो गया n से n कैंसिल तो इक्वल आ गया कॉस ऑफ 2π प्लस i साइन ऑफ 2π आया। कॉस 2π होता है 1 प्लस i साइन ऑफ 2π होता है 0। 1 प्लस 0 होता है 1 आ रहा है और 1 ये एलिमेंट है आपका g का। तो केस 2 में भी आपका हर एक एलिमेंट किसके अंदर आएगा? g के अंदर आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा यहां तक। और फिर आता है हमारा केस 3 जहां पे ये वैल्यू n से बड़ी हो जाए तो आप लिखेंगे केस 3 इफ i plus j is greater than n। अब आप बोल रहे कि i plus j बड़ा है n से। जैसे अगर मैंने वाला एग्जांपल लिया था g को अगर मैं लिख रहा हूं r का पावर 0 जो था 1, r का पावर 1, r का स्क्वायर, r का क्यूब लिखे थे ऐसा। अब मैं बोल रहा हूं यहाँ पे i प्लस j की वैल्यू n से भी बड़ी आ गई, यानी 4 से भी बड़ी आ गई। सपोज कि यहाँ पे आ गई r का पावर 5 आ गई, तो यहाँ पे i प्लस j की वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है। अगर ये वैल्यू 5 आ रही है तो आप एक चीज बताओ, मैं इसे डिवाइड कर सकता हूँ क्या n से? कर सकता हूँ। n की वैल्यू क्या थी? 4, तो मैं 4 से 5 को डिवाइड कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ। तो चलिए 4 से 5 को डिवाइड कर लेंगे तो 4 1 जार 4 करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। और आपको पता है आप क्या लिख सकते हैं? डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। किसको डिवाइड कर रहे थे? 5 को। इसको आप लिख सकते हैं डिविडेंड। किससे डिवाइड कर रहे थे? 4 से, इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आप इस टर्म्स में इसको एक्सप्रेस कर सकते क्या? कर सकते। तो अगर i प्लस j ये बड़ा आ जाएगा n से तो आप बोल सकते देन n डिवाइड्स i प्लस j। तो तब मैं i प्लस j को लिख सकता हूं n क्यू प्लस t के टर्म्स में, जहां पे t क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। और आपको ये चीज पता होगा, ये जो रिमाइंडर होता है ये हमेशा आपका जिस वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होता है। तो आप लिखेंगे वेयर t की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होंगी लेकिन n से छोटी होगी। पक्के में? जैसे अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं 14 को तो 7 2 जार 14 हो गया, रिमाइंडर बचा 0। अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं 20 को तो 7 2 जार 14 बचा रिमाइंडर 6। लेकिन अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं 21 को तो आएगा 7 3 जार 21 तो बचा रिमाइंडर 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे बड़ा रिमाइंडर आपका क्या आ सकता है? 6 आ सकता है। कभी भी रिमाइंडर 7 या 7 से बड़ा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। समझा? तो यहाँ पे आपने इसको इस फॉर्म में लिखा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखा। पक्के में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सच में समझा ये चीज सबको? तो बताइए। तो जब मैं यहाँ पे आंसर निकालूंगा i प्लस j के टर्म्स में तो मुझे क्या मिलेगा? इसे हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। देयरफॉर r का पावर जब मैं i प्लस j लूंगा तो मैं उसे लिख सकता हूं r का पावर n क्यू प्लस टी लिख सकता हूं। दो वैल्यू पावर में एडिशन में कब आती? जब दोनों मल्टीप्लाई हो रही होंगी। तो आप इसे लिख सकते हैं r n क्यू इंटू r का पावर टी लिख सकते हैं ऐसा। समझा पक्के में? यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। और मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या? r का पावर n का पावर q इंटू r का पावर t लिख सकता हूं। a टू द पावर m इंटू n को मैं लिख सकता हूं a टू द पावर m टू द पावर n। और मैंने अभी देखा r का पावर n, r का पावर n, इसे सॉल्व करो तो आंसर क्या मिलता है? 1। तो r के पावर n का आंसर आ जाएगा 1। 1 का कोई भी पावर आंसर क्या आता है? 1। तो 1 इंटू r का पावर t आ जाएगा r का पावर
टी, जहां पे टी की वैल्यू क्या है, जीरो से n माइनस वन तक। क्यों? क्योंकि मैंने बोला हूं लेस देन n। लेस देन n कौन सी वैल्यू आएंगी, n माइनस n आएगी। 0 1 2 3 n माइनस 2 n माइनस 1, फिर आता है n। मेरा वैल्यू कहां तक है, n माइनस 1 तक। तो n से छोटी वैल्यू कौन सी आएंगी, n माइनस 1। और मुझे पता है जब भी r का पावर t है, मतलब ऐसी वैल्यू जो 0 से n माइनस 1 के बीच में, लेस देन n का मतलब क्या होता है, n माइनस 1 तक पहुंच सकते हो आप। तो बताइए ऐसी वैल्यू कहां पे आएंगी हमारी, इस सेट G के अंदर आएंगे। तो आप लिखेंगे इट बिलोंग्स टू G, करेगा। तो आप देख रहे तीनों केसेस में हमारा ये जो वैल्यू है ये बिलोंग कर रहा है G से। तो आप लिखेंगे फ्रॉम अबव 3 केसेस R का पावर I, R का पावर J बिलोंग्स टू G, R का पावर I इंटू R का पावर J, जिसका आंसर आया था R का पावर I प्लस J, ये भी बिलोंग करता है G से। देयरफॉर क्लोजर एग्जिस्ट। तो इसमें क्लोजर प्रूव करना ही सबसे ज्यादा हार्ड है। करके क्लोजर को थोड़ा सा अच्छे से देखिए। हमने क्या कहा कि हम इधर से अंदर से कोई भी दो वैल्यू उठा सकते हैं। तो हमने दो वैल्यू लिए, R का पावर I, R का पावर J बिलोंग टू G। लिया आपने दो एलिमेंट जहां पे I और J की वैल्यू 0 से इक्वल या 0 से बड़ी और n से छोटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ा पावर है वो क्या है, यहाँ पे सेट के अंदर n माइनस 1 है। क्योंकि जैसे हम r के पावर n में जाएंगे, इसकी वैल्यू फिर से काय से इक्वल हो जाएंगी, 1 से। r के पावर n प्लस 1 में काय से वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, r के पावर 1 से। तो सेट में जो भी वैल्यू रिपीट होती है उसको हम बार बार लिखते हैं क्या, नहीं, सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो हमने एक बार लिख दिए वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या रहती, n माइनस 1। और मुझे पता है n माइनस 1 ये छोटा होता है n से। तो मैं यहां से G के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट उठा सकता हूं। मतलब मैं R के पावर 0 से लेके R के पावर n माइनस 1 तक कोई भी वैल्यू ले सकता हूं। तो मैं 0 लेस देन इक्वल टू IJ लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 कोई भी वैल्यू ले सकता हूं। और मुझे पता है n माइनस 1 छोटा है n से। तो मैंने लिखा 0 इज लेस देन इक्वल टू IJ विच इज लेस देन n। ले लिया ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। क्या रहता है आंसर, a टू द पावर m प्लस n। अब यहाँ पे I प्लस j ये n से छोटा हो सकता है, मतलब n माइनस 1 तक कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है। अगर I प्लस j n से छोटा है, मतलब I प्लस j की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है, I प्लस j की सबसे बड़ी वैल्यू आ सकती है n माइनस 1 आ सकती है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ I प्लस j n से छोटा है। n से छोटी तुरंत वाली वैल्यू क्या है, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ये पूरी वैल्यूज। और ये पूरी वैल्यूज किसके अंदर आ रही है, G के अंदर आ रही है। तो उस केस में R टू द पावर I प्लस j किसके अंदर आ जाएगा, G के अंदर आ जाएगा। पहले पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं बोला कि हो सकता है कि I प्लस j इक्वल आ जाए n से। इक्वल आ गया n से तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि ये वैल्यू इक्वल आती है 1 से। तो मैंने I प्लस j की जगह रखा n, रखा। यहाँ पे r का पावर I प्लस j था, तो I प्लस j की जगह आ गया n, तो आ गया r का पावर n। r की वैल्यू क्या है, cos 2 पाई बाय n प्लस I sin 2 पाई बाय n, इसका पावर है n। फिर से डी मोविट्ज थ्योरम लगाऊंगा, ये जो पावर है ये अंदर जाके थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, n कैंसिल, तो बचा cos 2 पाई प्लस I sin 2 पाई। cos 2 पाई 1, sin 2 पाई 0, 1 प्लस 0 आ जाएगा 1, जो एलिमेंट बिलोंग कर जाएगा G को। यानी अगर I प्लस j की वैल्यू n भी आ जाए तो एलिमेंट घूम फिर के किसके अंदर आ रहा है, G के अंदर आ रहा है। केस 3 लिया कि I प्लस j अगर बड़ा हो जाए n से, अगर कोई भी वैल्यू n से बड़ी है तो मैं उस नंबर को n से डिवाइड कर सकता हूं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि 8 बड़ा है 6 से, तो मतलब मैं 8 को 6 से डिवाइड कर सकता हूं। तो 6 1 6 लिखूंगा, बचेगा रिमाइंडर 2। तो फिर मैं 8 को, ये जो नंबर बड़ा था, इसको मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कर सकता है इस फॉर्म में। और ये जो रिमाइंडर आता है ये हमेशा जिस वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा ही आएगा। कभी भी उससे बड़ा हो सकता है क्या,
नहीं, जैसे हमने देखा था ना, हमने 20 को डिवाइड किया था 7 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा था 6। लेकिन जैसे मैं 21 को 7 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0, हो जाएगा। यानी कभी भी 7 अगर आप ले रहे तो उसका रिमाइंडर 6 से बड़ा नहीं हो सकता, आप कोई भी नंबर को डिवाइड कर लो। समझा ये चीज? तो क्योंकि आप यहाँ पे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं n से, तो i प्लस जे को मैं लिखूंगा, क्या हो गया ये, डिविडेड। कौन से नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, i प्लस जे को, इज इक्वल टू डिविजर, कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, n, तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा प्लस कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। और ये जो रिमाइंडर होता है ये हमेशा n से छोटा होता है, तो आप लिखेंगे वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 विच इज लेस देन n आएगा। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, r का पावर i प्लस जे क्या रहा, r का पावर i प्लस जे की जगह रखा एन क्यू प्लस टी। दो वैल्यू पावर में एडिशन में जा रही है, कब मिलता, जब मैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n करता हूं तो मुझे मिलता है a का पावर m प्लस n। तो जब पावर में एडिशन है दोनों वैल्यू को मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं आप, तो इसको लिख सकते हैं r का पावर n क्यू इंटू r का पावर t। a टू द पावर m टू द पावर n को हम लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू n, तो m इंटू n को क्या लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। r का पावर n क्या आता है आंसर 1, 1 का कोई पावर लो, आंसर क्या आता 1 इंटू r का पावर t। r का पावर t इंटू 1 हो जाएगा r का पावर t, जहां पे t की वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन n से छोटी है। 0 या 0 से बड़ी वैल्यू और n से छोटी वैल्यू, n से छोटी मतलब कौन सी वैल्यू आएंगी, n माइनस 1। यानी आपका जो t है ये 0 और n-1 के बीच में, और पावर में r के 0 और n-1 के बीच की जो भी वैल्यू है किसके अंदर आती है, g के अंदर आती है। तो यानी ये दोनों वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन भी g के अंदर आ रहा है, यानी क्लोजर एग्जिस्ट कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में। अब आप एक चीज देखिए, ये g के अंदर एलिमेंट है 1 r r स्क्वायर r क्यूब r का पावर n-1 है, सब r के टर्म्स में, और r क्या है, cos 2π/n प्लस i sin 2π/n। जहां पे भी i आ गया यानी कौन सा नंबर आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में हमेशा होल्ड करती है, तो आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी रहेगा एसोसिएटिव। तो आप लिखेंगे एज ऑल एंट्रीज ऑफ जी आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ complex numbers is always associative। याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो दैट इज फॉर एवरी आर आई आर जे आर के, ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा लिखो, या तो ऐसा लिख दो फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू जी a इंटू बी इंटू सी, ये इक्वल रहेगा a इंटू बी इंटू सी से रहेगा। समझा पक्के में कि आप कोई भी तीन एलिमेंट, आप a b c को कुछ भी ले लो, r का पावर 2 ले लो, r का पावर 5 ले लो, r का पावर 10 ले लो, आपकी ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का तो हमें कोई भी क्वेश्चन में झंझट रहता ही नहीं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यहां पे कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है क्या कि मैं कोई भी एलिमेंट साथ में ले लूं तो मुझे ओरिजिनल एलिमेंट मिले, कर रहा है। तो आप लिखेंगे क्लियरली 1 ये आ रहा है जी के अंदर। वैसे भी मैंने आपको बताया था मल्टीप्लीकेशन के अंदर 1 को आप ले सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 एलिमेंट है जी का, किस तरीके से, सच दैट कि आप 1 को मल्टीप्लाई कर लो आर आई के साथ, चाहे आर आई को मल्टीप्लाई कर लो 1 के साथ, आपको आंसर हमेशा मिलेगा आर आई, जहां पे आर आई का एलिमेंट किसका है, जी का। फॉर एवरी आर आई बिलोंग्स टू जी, यानी आप कोई भी ले लो, आर का पावर n-1 ले लो, आर का पावर n-1 सबसे बड़ा एलिमेंट है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर क्या आएगा rn-1, चाहे 1 को डॉट करो rn-1 पे तो भी आंसर क्या आएगा rn-1 आएगा। मतलब 1 मेरे लिए कौन सा एलिमेंट हो गया, आइडेंटिटी
एलिमेंट। तो आप लिखेंगे देयरफॉर 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आया। और लास्ट बचा आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब बताइए इनवर्स कैसे निकालते हैं आप। इनवर्स निकालने का तरीका आपको पता है। एक वैल्यू को आप इनवर्स कब कहते हैं। जैसे अगर मैं a डॉट बी लू और b डॉट ए लू, अगर इसका आंसर इक्वल आता है आइडेंटिटी एलिमेंट से, तो मैं कह सकता हूं कि हमारी ये जो वैल्यू है ये क्या रहेंगी, एलिमेंट रहेगा आपका इनवर्स, b रहेगा इनवर्स ऑफ a आएगा। तो आप लिखेंगे फॉर एवरी एलिमेंट Ri belongs to G, there exists element R of n minus I belongs to G such that, किस तरीके से कि जब मैं Ri को मल्टीप्लाई करूं Rn माइनस I से, या तो Rn माइनस I को मल्टीप्लाई करूं Ri से, मुझे आंसर का ऐसे इक्वल मिलेगा। देखो यहां पे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या रहेगा, a टू द पावर m प्लस n मिलेगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो यहां पे क्या होगा, प्लस i माइनस i हो जाएगा कैंसल। तो r का पावर i इंटू r का पावर n माइनस i, ये इक्वल आ जाएगा r का पावर n से। और हम लोगों ने अभी देखा था r का पावर n, r का पावर n, इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो आपको मिलेगा r का पावर i इंटू r का पावर n माइनस i, ये इक्वल आ रहा है 1 से। आ रहा है वेयर 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आ रहा है। तो यहां पे आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ग्रुप तो बन गया। हमें क्या बताना है इसे, हमें इसे बताना है अबिलियन ग्रुप। बता रहा है अबिलियन ग्रुप के लिए बस एक और प्रॉपर्टी प्रूव करना है जो है कम्यूटेटिव। और मुझे पता है आपका मल्टीप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है। एंड फिफ्थ आप लिखेंगे commutative has all entries of G are complex and complex multiplication is always commutative। होता है पक्के में। दैट इज अगर मैं Ri Rj ये दो एलिमेंट ले रहा हूं G के, देन मैं Ri इंटू Rj करूं, चाहे Rj इंटू Ri करूं, इनका आंसर आएगा R का पावर I प्लस J, यानी दोनों कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, क्योंकि पांचों की पांचों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो आपका G ये कैसा आएगा, अबिलियन ग्रुप आएगा। और यहां पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। ऑल्सो G कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहां पे वैल्यू अप टू इंफिनिटी जा रही क्या, नहीं, जैसे ही आप n पे पहुंच रहे आप वापस से 1 पे पहुंच जा रहे, n प्लस 1 के लिए आपकी वैल्यू वापस से इक्वल आ जा रही 1 से। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, क्योंकि यहां पे पांचों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करा जा रहा है, तो आप कह सकते हैं ये क्या है, अबिलियन ग्रुप है। तो देयरफॉर द सेट of all nth root of unity form of finite abelian group under multiplication। और ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा।
क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसको अगर आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको इजीली आ जाएगा। उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है अगर आप एक बार कंसेप्ट पकड़ ले तो। करके मैंने आपको बार बार वो जो इंपॉर्टेंट वाला, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें क्लोजर समझना, और जो आपने डी मॉर्विस थ्योरम लिया है वो आना चाहिए आपको, वो कैसे अप्लाई करना है वो आना चाहिए, फिर ये क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A and B are any elements of group G, if A and B are any elements of group G, then show that B A B इनवर्स का पावर n, इसका आंसर आएगा B A का पावर n B का इनवर्स फॉर एनी n बिलोंग्स टू Z। आपको कह रहा है A और B एलिमेंट है कोई तो भी ग्रुप के, क्योंकि ये एलिमेंट है ग्रुप के तो क्लोजर सेटिस्फाई करेंगे, एसोसिएटिव सेटिस्फाई करेंगे, उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो आपको प्रूव करना है कि बी ए बी इनवर्स टू द पावर n, इसका आंसर आना चाहिए बी ए टू द पावर n इनवर्स, यानी जो n अंदर जाएगा तो इसका b और b इनवर्स से कुछ लेना देना नहीं रहेगा, सीधा a के साथ जाके चिपकेगा। और जहां पे n क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4 फिर इधर -1 -2 -3 -4, ये पूरे नंबर्स के लिए आपको इसको प्रूव करना है। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर A and B are elements of group G, करना है तो आपको ये चीज प्रूव करना है यहाँ पे। चलिए अब हम केस 1 लेते हैं। केस के हिसाब से क्यों सॉल्व कर रहा, आपने इससे पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। जब भी हमें z पे सॉल्व करना है क्वेश्चन तो हमें पता है n की वैल्यू 0 हो सकती है, n की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, n की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। तो टोटल 3 केस है, एक है n इक्वल टू 0, एक है n पॉजिटिव, एक है n नेगेटिव। n पॉजिटिव मतलब n इज ग्रेटर देन 0, n नेगेटिव मतलब n इज लेस देन 0 है। तो हम सबसे पहला केस लेंगे व्हेन n इज पॉजिटिव, तो आप लिखेंगे व्हेन n इज पॉजिटिव, दैट इज n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर n ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 सबसे पहली वैल्यू क्या रहती, 1। तो चलिए फॉर n इक्वल्स टू 1 लेते हैं, फॉर n इक्वल्स टू 1 लेते हैं। मुझे क्या मिलेगा, b a b इनवर्स का पावर 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, पावर 1 लेने से कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं, तो आ जाएगा b a b इनवर्स आ जाएगा। और आप बताओ b a b इनवर्स में a का पावर क्या है, 1 है, तो मैं इसे लिख सकता हूं b a का पावर 1 b इनवर्स ले सकता हूं। तो दैट इज मुझे क्या मिला, b a b इनवर्स का पावर 1 इक्वल है b a का पावर 1 b इनवर्स है। तो आप देंगे देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। तो आपने n इक्वल्स टू 1 के लिए इसे क्या कर दिया, ट्रू प्रूव कर दिया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी हम एक वैल्यू पे इसको ट्रू ले लेंगे और प्रूव करेंगे कि उससे जस्ट एक बड़ी वैल्यू के लिए अगर ये सही हो गया तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी। तो आप लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना आता है ना, हम n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव करते हैं, फिर n इक्वल्स टू r के लिए अज्यूम करते हैं। अगर ये n इक्वल्स टू r प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाए अज्यूम करने के बाद, तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन n की हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, क्योंकि आप केस सॉल्व कर रहे हैं n की हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए कर रहे हैं। तो लेट अस अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू r। तो n इक्वल्स टू r के लिए मैंने उसको ट्रू ले लिया, तो दैट इज मुझे क्या मिलेगा कि b a b इनवर्स का पावर n, n के जगह आ गया r,
ये इक्वल आ जाएगा बी ए का पावर एन यानी आर बी इनवर्स आ गया। तो आप लिखेंगे देयरफॉर फॉर एन इक्वल्स टू आर प्लस वन, क्या वैल्यू मिलेंगे, अब मुझे आर प्लस वन के लिए सॉल्व करना है। अगर आर प्लस वन के लिए भी ट्रू हो गया तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, क्योंकि एन इक्वल्स टू वन के लिए ट्रू है, एन इक्वल्स टू आर के लिए मैंने अज्यूम किया, एन इक्वल्स टू आर प्लस वन के लिए अगर ये प्रूव हो गया तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन एन की हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये ट्रू रहेगा। रहेगा पक्के में। यहां पे मेंशन करना वेयर आर इज पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो वेयर आर इज पॉजिटिव इंटीजर, ये चीज वहां पे मेंशन करना जरूरी है। तो फॉर एन इक्वल्स टू आर प्लस वन क्या आ जाएगा, बी ए बी इनवर्स का पावर एन, एन की जगह क्या आ जाएगा आर प्लस वन आएगा। अच्छा बताओ, यहां पे पावर में दो वैल्यू एडिशन में ऐसा कब होता है, जब सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होंगी, है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता का बी ए बी इनवर्स का पावर आर, ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा बी ए बी इनवर्स के पावर वन से, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, क्या रहता है ए टू द पावर एम प्लस एन। और अभी मैंने देखा कि बी ए बी इनवर्स का पावर आर, बी ए बी इनवर्स का पावर आर, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बी ए का पावर आर बी इनवर्स लिख सकता। और पावर वन लगाने से कुछ भी चेंज होता क्या, नहीं। तो मैं इसे लिख सकता हूं बी ए बी इनवर्स लिख सकता हूं। अब देखिए यहां पे आपको बी और बी इनवर्स साथ में दिख रहे हैं, दिख रहा है। तो बी इंटू बी इनवर्स की वैल्यू कैसे इक्वल आती है, ई से इक्वल आती है। तो आप लिखेंगे सिंस जी इज ग्रुप देन बी इंटू बी इनवर्स, ये इक्वल रहेगा ई से, जो इक्वल रहेगा बी इनवर्स इंटू बी से, वेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। एक वैल्यू अगर अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तो उसका एलिमेंट हमेशा काय से इक्वल आता है, उसका एलिमेंट हमेशा इक्वल आता है ई से आता है। और ई से आप किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो तो आपको सेम वैल्यू मिलती है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ बी ए का पावर आर ए बी इनवर्स आएगा। तो सिंस ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ए इंटू ई लू चाहे ई इंटू ए लू, इसका आंसर इक्वल आता है ए से आता है। और ए का पावर आर इंटू ए क्या हो जाएगा, ए का पावर आर प्लस वन आएगा, बी ए का पावर आर प्लस वन बी इनवर्स। तो देखो आपने क्या प्रूव कर दिया, आपने प्रूव कर दिया कि बी ए बी इनवर्स का पावर आर प्लस वन ये इक्वल आ रहा है बी ए का पावर आर प्लस वन बी इनवर्स है। तो दैट इज इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू आर प्लस वन। प्रूव कर दिया। तो देखिए हमने यहां पे क्या प्रूव किया कि ये वैल्यू एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू है, मैंने एन इक्वल टू आर के लिए ट्रू है ऐसा अज्यूम किया, तो मुझे एन इक्वल टू आर प्लस वन के लिए भी ये ट्रू मिला। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन एन की हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या होगा, ट्रू रहेगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन by mathematical induction ये इक्वेशन बी ए बी इनवर्स का पावर एन इक्वल टू बी ए का पावर एन बी इनवर्स इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन, दैट इज एन ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो ये वैल्यू ट्रू है हर एक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन के लिए। कौन सा प्रॉपर्टी लगा, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। आया कोई दिक्कत नहीं। तो पहला केस आपका सॉल्व हो गया कि एन की हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए कैसा है, ट्रू है। केस 2 पे आते हैं। इफ एन हो जाए इक्वल टू 0, एन के जगह मैंने क्या ले लिया, अब इसको 0 ले लिया। तो बताओ बी ए बी इनवर्स का पावर 0 कैसे इक्वल आ जाएगा, ई से। याद है आप लोगों को कि अगर ए एलिमेंट है जी का, इफ
जी इज ग्रुप एंड ए एलिमेंट है जी का, तो किसी भी एलिमेंट का पावर 0 का आंसर आता है ई, वेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। याद रहेगा? तो कोई भी एलिमेंट रहने दो आपके ग्रुप के अंडर का, उसका पावर 0 हमेशा कैसे इक्वल आता है? ई से। और क्योंकि ए और बी एलिमेंट है जी के, ये भी लिख लो यहाँ पे रीजन में ताकि आपको बाद में याद रहे। ए एंड बी ये दोनों के दोनों एलिमेंट काय के हैं? जी के। तो बी ए बी इनवर्स ये भी एलिमेंट रहेगा जी का। क्यों? क्योंकि जी क्या है यहाँ पे? ग्रुप है। तो ग्रुप के अंडर के आप कोई भी एलिमेंट लो, उनको जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आप किसके अंडर रहेंगे? ग्रुप के अंडर ही रहेंगे। सेम चीज अब मैं निकाल देता हूं। बी ए का पावर 0, बी इनवर्स की वैल्यू क्या आती है? फिर से बताइए, किसी भी चीज का पावर 0 कैसे इक्वल आता है? ई से। तो आएगा बी ई बी इनवर्स आएगा। ई से किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो सेम एलिमेंट मिलता है, तो आएगा बी इंटू बी इनवर्स। एक एलिमेंट खुद के इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर आएगा ई। तो बी ए का पावर 0 बी इनवर्स ये भी इक्वल आ रहा है ई से। दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो मैं बोल सकता हूं बी ए बी इनवर्स का पावर 0 ये इक्वल आ रहा है बी ए का पावर 0 बी इनवर्स से। यानी देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 0। तो आपने पूरे पॉजिटिव नंबर्स के लिए भी ट्रू प्रूव कर दिया, 0 के लिए भी ट्रू प्रूव कर दिया। अब हमें जाना है नेगेटिव नंबर की ओर। और आपको याद होगा नेगेटिव नंबर कैसे सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम इससे पहले कर चुके हैं, है ना? ए बी के पावर n के फॉर्म में जो था। तो केस 3, इफ n इज नेगेटिव दैट इज n इज लेस देन 0, तो आप लिखते लेट n की वैल्यू इक्वल आ जाए माइनस m से, वेयर m इज ग्रेटर देन 0। या तो ऐसा लिखो या तो लिखो m इज पॉजिटिव इंटीजर, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। m क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है ना। जैसे मैं लिख रहा हूं n की वैल्यू है -1, तो मैं लिख रहा हूं n इक्वल है माइनस m से, यानी m की वैल्यू क्या आ गई? 1। समझ में आ रहा है? इस फॉर्म में हम लिख रहे हैं। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर्स के लिए वाली प्रॉपर्टी आती है, हम ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर्स के लिए इसे प्रूव कर चुके हैं। तो बताओ बी ए बी इनवर्स का पावर n की वैल्यू क्या आएंगी? बी ए बी इनवर्स का पावर n की वैल्यू क्या ऐसे इक्वल है? माइनस m से। a टू द पावर माइनस m को मैं क्या लिख सकता हूं? बी ए बी इनवर्स का पावर -1 का पावर m। पढ़े थे हमने a के पावर -n को मैं लिख सकता हूं a का पावर -1 इंटू n, या तो लिख सकता हूं a का पावर n का पावर -1 लिख सकता हूं। इसे ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें इसकी प्रॉपर्टी मालूम है, जब भी हम इनवर्स लगाते तो इनकी पोजीशन क्या हो जाती? चेंज हो जाती। तो ये हो जाएगा b इनवर्स का इनवर्स a इनवर्स b इनवर्स का पावर n आता है। ये प्रॉपर्टी पढ़े ना कि ए बी सी का जब भी आप इनवर्स लगा रहे तो क्या आता है? सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी उनकी पोजीशन हो जाती है चेंज होती है, कोई दिक्कत नहीं। 2 बार अगर आप सेम एलिमेंट में इनवर्स लगाते तो क्या मिलता है? ओरिजिनल एलिमेंट। तो आ जाएगा बी ए इनवर्स बी इनवर्स का पावर m, क्योंकि हमने पढ़ा है 2 बार अगर आप इनवर्स लगाओ तो आपको ओरिजिनल एलिमेंट मिलता है। m क्या है यहाँ पे? m पॉजिटिव इंटीजर है। एंड फॉर पॉजिटिव इंटीजर आपने क्या पढ़ा है? बी ए बी इनवर्स का पावर n, ये रहता है बी ए का पावर n बी इनवर्स रहता है। तो आप इसे लिख सकते बी ए इनवर्स का पावर m इंटू बी इनवर्स, सिंस m इज पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर बी ए बी इनवर्स का पावर m का आंसर आना चाहिए बी ए का पावर m बी इनवर्स, क्योंकि आपने वाली प्रॉपर्टी प्रूव कर चुके। लेकिन यहाँ पे a के जगह क्या है? a का इनवर्स, तो आ जाएगा a इनवर्स का पावर m आ जाएगा। फिर से a इनवर्स के पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ? a का पावर -m। तो हमने कोई पाप किया क्या? नहीं। तो मैं इसे लिख सकता हूँ b a का पावर -m
बी इनवर्स, और माइनस एम काय की वैल्यू है एन की, तो आ जाएगा बी ए का पावर एन बी इनवर्स। आ गया, तो आपको मिल गया यहां से देयरफॉर बी ए बी इनवर्स का पावर एन, इसका आंसर आ रहा है बी ए का पावर एन बी इनवर्स वेयर एन इज लेस देन 0। आ रहा है, समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और याद रखना यहाँ पे एन क्या दिया हुआ है, ये चीज आपने मेंशन करके रखे ना, यहाँ पे एन क्या दिया हुआ है, एन बिलोंग करता है जेड से, ये मेंशन करते हैं यहाँ से, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड करते हैं, क्योंकि हम n ग्रेटर देन 0 लिख रहे हैं, तो हमको ग्रेटर देन 0 तो 0.1 भी मिल सकता है, ये सब लेना है क्या, नहीं, हमें 1 2 3 4 ये लेना है, तो n बिलोंग्स टू z मेंशन करके रखना है यहाँ पे, जहां पे भी n के टर्म्स में लिखेंगे। तो ये आ गया आपके पास वेयर n इज लेस देन 0 एंड n बिलोंग करता है z से। तो हमने नेगेटिव इंटीजर्स की बात की किए। तो आप बताओ तीनों केसेस से आपने क्या क्या प्रूव कर दिया कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हमने इसे प्रूव किया कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। n इक्वल्स टू 0 को हमने आइडेंटिटी एलिमेंट से प्रूव किया कि वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। और हमने नेगेटिव इंटीजर को पहले पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में लिखा, मैंने n को लिखा इक्वल्स टू माइनस एम, क्यों, क्योंकि जब भी मैं एक पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। फिर मैंने प्रॉपर्टी लगाया, a के पावर माइनस एन को मैं लिख सकता हूँ a का पावर -1 इंटू एन, तो -1 लिखा, a b c का पावर -1 क्या रहता, c का पावर -1 b का पावर -1 a का पावर -1 आया, यानी पोजीशन चेंज हो जाती। फिर दो बार अगर इनवर्स लगा रहा तो ओरिजिनल एलिमेंट मिलता है। अब आपने m के साथ जो नेगेटिव साइन था उसे हटा दिया, m क्या है, पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर के लिए b a b इनवर्स का पावर n क्या आता है, b a का पावर n b इनवर्स आता है। यहाँ पे n के जगह m है तो आ जाएगा b, a के जगह a इनवर्स का पावर m b इनवर्स, फिर से a का पावर -m का पावर n क्या आता, a का पावर -m, और -m का एक वैल्यू है n की, यहाँ पे n क्या था, नेगेटिव इंटीजर, यहां पे इंटीजर लिख दो, इफ n इज नेगेटिव इंटीजर, यहां पे आपने लिखा होगा n इज 0, और यहां पे लिख दो वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर वर्ड डालना क्यों, क्योंकि हमें n बिलोंग्स टू z के लिए निकालना है, इंटीजर के लिए निकालना। तो फ्रॉम अबव 3 केसेस, फ्रॉम अबव 3 cases we conclude that, तो ऊपर के 3 केसेस आपने n इक्वल्स टू 0 के लिए भी प्रूव कर दिया, n पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी प्रूव कर दिया, n नेगेटिव इंटीजर के लिए भी प्रूव कर दिया। तो आप बोल सकते हैं फ्रॉम अबव 3 केसेस b a b इनवर्स का पावर n, ये आ रहा है b a का पावर n b इनवर्स फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर, और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।